नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा दिया गया कल का एक महत्वपूर्ण निर्णय जिस पर डिस्कस करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है और प्रत्येक पॉलिटिकल साइंस के साथ अन्य सब्जेक्ट किसी की सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो समझे कि सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा दिया गया निर्णय जो है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वास्तव में ये निर्णय जहाँ से जुड़ा हुआ है वो है राज्यपाल की शक्तियों से रिलेटेड, यानी राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है, अर्थात राज्यपाल जो विधेयकों को स्वीकृति देता है आर्टिकल 200 के तहत और जो रिजर्व करता है किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए 201 के तहत, तो वो वास्तव में पावर है क्या। और ये इसलिए चर्चा में रहते हैं सामान्यतः, और राज्यपाल का पद विवादास्पद भी रहता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। और आज के युग के अंदर जब राज्य की सरकारें अलग पार्टी की हो और यूनियन की सरकार अलग पार्टी की हो, तो सीधी सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक पॉलिटिकल एजेंट होता है जो राज्य में काम करता है। एजेंट की अपनी भूमिका होती है और जब ये भूमिका उनके संवैधानिक दायित्वों के साथ कहीं न कहीं छेड़खानी करती है या रोकती है या कुछ इंटरफेयर अलग होता है जिससे राज्य सरकार असंतुष्ट होती है, तो वो सीधी सी बात है कोर्ट में जाएगी। और ऐसा ही मामला पिछले साल आया, खास तौर से ये मामला था तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि साहब ने कई विधेयकों को लंबे समय तक अपने पास रखा जो तमिलनाडु की विधानमंडल ने पारित कर दिया था। वहाँ के दोनों सदनों ने पारित करने के बाद उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा, तो राज्यपाल ने कुछ समय के लिए अपने पास रखा और उसके बाद में विद्यार्थियों उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जिसके कारण राज्य की जो विधानमंडल के दोनों सदन है जिसके पास में विधायी शक्ति है वो बाधित हो गई। तब तमिलनाडु गवर्नमेंट राज्यपाल के विरुद्ध, यानी तमिलनाडु स्टेट वर्सेस तमिलनाडु गवर्नर का मामला बना और मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 के अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसके अंदर एक समय बाउंड कर दिया जो इतना महत्वपूर्ण नहीं। मेरा ये मानना है कि उस समय जब निर्णय आया था उस समय मैंने स्टूडेंट से कहा भी था, मुझे कह रहे थे स्टूडेंट साहब इस पर आप बात क्यों नहीं की, या जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इस पर बात करनी चाहिए। तब मैंने स्टूडेंट से कहा था कि ये फैसला ठीक नहीं लगता मुझे, एक इतरक्ति है। इतरक्ति का मतलब होता है किया गया एक कमेंट है और कोई इतरक्ति उसी प्रकार काम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट की कही गई एक जनरल बात है, समझ में आ रही बात, कानून की तरह वो काम नहीं करेगी जनरली, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। और वो वास्तव में फैसला सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की बेंच का था। जब ये मामला यूनियन गवर्नमेंट जो उन्होंने किया, वास्तव में जो 2 न्यायाधीशों के बेंच ने जो निर्णय दिया था वो निर्णय एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए भी मुझे भी अजीबोगरीब लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि राज्यपाल अनुमति नहीं देती है लंबे समय तक तो वो भी कानून बन गए, और वो 10 विधेयक थे वो कानून बनने की स्थिति में आ गए। तो सवाल यह है कि क्या विधानमंडल का एक अनिवार्य भाग राज्यपाल नहीं है, और क्या राज्यपाल की अनुमति के बिना भी कानून बन सकता है क्या? तो फिर आर्टिकल 200 का क्या मतलब है? और फिर 201 के अंदर जो राष्ट्रपति को पावर है, यानी राज्यपाल जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वहां पर जो राष्ट्रपति के पावर है उसमें क्या होगा? ये बहुत मतलब जनरली एक हर आदमी ये समझने लगा कि ये हो क्या रहा है। तब माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, उसके पास शक्ति है। आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है, वह शक्ति है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है, सलाह देता है। ये सलाहकारी शक्ति है या परामर्शीय शक्ति है। ऐसा संवैधानिक इतिहास में आज तक में 16वीं बार हुआ। ये 16वीं बार परामर्श मांगा गया। इससे बार 15वीं बार आपको पता हो तो विद्यार्थियों 2G स्पेक्ट्रम के मामले में मांगा गया था, और उसके बाद अभी स्थिति आई जब 16वीं बार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा राष्ट्रपति ने, और राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को 14 सवाल भेजे, जिसमें से विद्यार्थियों 11 सवाल का सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर दिया और 3 सवालों का जवाब नहीं दिया। मेरा ये मानना है कि हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा और
एक कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के हिसाब से समझना होगा कि वास्तव में ये मामला है क्या, मामला आया कैसे और फिर इतनी जोर शोर से क्यों उठा। और एक बात और भी है कि गवई साहब कल रिटायर्ड हो रहे हैं। कल का मतलब हो गया संडे, तो संडे का मतलब हुआ कि कल ही उनका लास्ट वर्किंग डे था। और लास्ट वर्किंग डे के दिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस कुछ न कुछ ऐसे निर्णय महत्वपूर्ण देता ही देता है। चाहे वो आप, मैं कई बार कह चुका हूं कि भले सीकरी साहब ने केशवानंद का फैसला दिया हो और चाहे विद्यार्थियों, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, आप अन्यथा कमेंट नहीं करें कि साहब इनकी आपने कंपेयर कर दिया। सीकरी एक अलग हाइट थी और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब गोगोई साहब ने अयोध्या के मामले में निर्णय दिया तो वो अलग मामला था। गोगोई ने अपनी हाइट अपनी जगह गिराई या बढ़ाई और सीकरी साहब ने एक वो शिखर स्थापित किया जिसे आज हम सब जानते हैं। तो गवई साहब ने भी एक वो महत्वपूर्ण निर्णय दिया जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक मैं ये मानता हूँ कि हमारी देश की संघीय संरचना के साथ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमारे देश की जो संवैधानिक आवश्यकता के अनुरूप उसकी व्याख्या की गई, जो इससे कम वो उसकी मैच्योरिटी में भी कोई कमी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण निर्णय है। तो आज हम इस राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने जो दिया वो क्या है ये जनरली समझें। इससे पहले कुछ बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक तो ये समझना पड़ेगा कि ये मामला है परामर्श का, और परामर्श राष्ट्रपति जब मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से तो ये विद्यार्थियों आर्टिकल 143 के तहत मांगता है। जनरल बात है, बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं संविधान का यह आर्टिकल है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो परामर्श दिया गया ये संवैधानिक पीठ द्वारा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दिया गया। हमारे संविधान के आर्टिकल 145 का क्लॉज 3 इससे रिलेटेड है, संवैधानिक पीठ से रिलेटेड। 145 सर्वोच्च न्यायालय के नियमों से रिलेटेड है एक, उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ये अधिकार है कि वो किस प्रकार से ये तय करता है कि किस पीठ में किसके पास कौन सा मामला जाएगा और किस पीठ में कौन होगा, ये भी वो डिसाइड करने का अधिकार उसके पास है। सीधी सी बात है। वैसे के वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो 143(3) में है। तो ये कैसे काम किया, इसमें 5 न्यायाधीश थे, इसलिए इसमें कम से कम 5 जज होंगे, ये यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ना। ये तो दो उधर की बात है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे राष्ट्रपति साहब है और राष्ट्रपति के साथ जो राज्यपाल है, राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अनिवार्य भाग होता है और राष्ट्रपति आप जानते हैं कि संसद का अनिवार्य अंग है, पार्ट है, भाग है। राष्ट्रपति जो विधेयकों की अनुमति देता है वो आर्टिकल 111 के तहत देता है ना। वैसे के वैसे राज्यपाल आर्टिकल विद्यार्थियों 200 का प्रयोग करता है, मगर इसके पास एक खास बात है कि ये राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है, यानी भेज सकता है, रिजर्व कर सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। और ये राष्ट्रपति जो अनुमति देता है वो आर्टिकल 201 के तहत देता है। अब यहाँ थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट बात है, ये फैसला वास्तव में इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 200 और 201 से रिलेटेड है। मैं आपको बहुत इसलिए बात कर रहा हूँ, जब तक अपन आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि फैसला है किससे रिलेटेड और आर्टिकल कह क्या रहा है। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो एक बात तो मैं यहाँ पहले, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है मगर राष्ट्रपति का पावर तो है। कोई भी संसद के जब दोनों सदन, संसद में दोनों सदन है, राज्य के विधानमंडल में एक सदन हो, संसद के दोनों सदन जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजते हैं जाता है तो राष्ट्रपति ये घोषित करता है कि वो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ लिखा हुआ, अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। राष्ट्रपति के समक्ष जो विधेयक आए हैं, यदि वो धन विधेयक नहीं है तो उसे वो पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। यहाँ एक बहुत स्पेशल बात है कि विधेयक प्रस्तुत होने के बाद यथाशीघ्र एज सून एज
यथाशीघ्र एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हैं तब इस बात को ध्यान नहीं देते, मगर यहाँ शब्द है और ये का ये यहाँ पर भी है। तो यथाशीघ्र ये फैसला करता है कि भाई यदि वो विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसे वापस भेज दिया जाए, और जब राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस भेजता है तो उसके साथ संदेश के साथ लौटाता है। संदेश ये देता है कि उसको विधेयक के किन मामलों पर, विनिर्दिष्ट मामलों पर विचार करना है या पूरे पर, वो मर्जी आए वैसे करे। संसद चाहेगी तो पूरे पर विचार करे या संशोधन करे, मगर उस विधेयक में वो ये संदेश में ये राष्ट्रपति कहता है कि भाई इन मामले पर आप देख लें, दोबारा पारित करें, पुनर्विचार करें। तो विशिष्टतया उन्हीं मामलों पर या मान लीजिए पूरे के पूरे विधेयक पर विचार विमर्श करने के बाद जितना वांछनीय है संदेश में लिखा गया है उतना, या पूरे विधेयक पर संशोधन या बिना संशोधन के जब राष्ट्रपति के पास दोबारा आता है तो उसमें यह कायदा है कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। सदन विधेयक को पुनर्विचार के बाद जब वापस आता है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। भले ही उसमें संशोधन किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, कि राष्ट्रपति के संदेश भेजा उसके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ, उससे मतलब नहीं, फिर वो अनुमति से रोक नहीं सकेगा, नहीं रोकेगा। नहीं रोकेगा का मतलब क्लियर हो गया कि वो रोकेगा ही नहीं, उसे साइन करने ही करने हैं। यानी राष्ट्रपति या संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को, किसी का मतलब धन विधेयक को छोड़कर, या ध्यान ये रखिए संविधान संशोधन विधेयक कानून नहीं है। मैंने आपको कहा ये लॉ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के अंदर विधि की परिभाषा जो है उसमें संविधान संशोधन नहीं आता, उसकी प्रक्रिया 368 में अलग है। उसमें तो राष्ट्रपति को साइन करने ही करने हैं। संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है, उनको सीधी सी बात है, उनको साइन करने ही करने हैं। मगर सामान्यतः जो मैं आपसे कह रहा हूं वो पुनर्विचार की बात है, वो धन विधेयक पर लागू नहीं होती। रोकने की बात और साइन करने की बात होती है। अब आप और हम सब जानते हैं कि रोकता कोई भी नहीं है। और एक सवाल भी है कि मान लीजिए वो धन विधेयक को रोके, बजट को रोक दे, तो सरकार तो क्या करेगी, कुछ कर ही नहीं सके। तो ऐसा होता है। अब ऐसा आर्टिकल जो जैसे ये है वैसे के वैसे ये राज्यपाल से रिलेटेड ये है, या ये है कि जब राज्य के विधानमंडल का कोई सदन या दोनों सदन, जो भाई एक सदन है तो एक सदन, दो सदन है तो दोनों सदन, जब विधेयक को पारित करने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति राज्यपाल ये घोषित करेगा, क्या घोषित करेगा कि अनुमति देता है। बहुत स्पेशल बात कह रहा हूं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों की कहीं ना कहीं मिस्टेक ये हुई है, इसलिए ये मिस्टेक सही करने के लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से ये बातें कहना चाहता हूँ। कोई भी बात समझ में नहीं आती है आप कमेंट कर लीजिए, मैं उसका समाधान बताऊंगा। आप कोई किसी मामले पर चाहते हैं कि साहब इस मामले पर डिस्कस करें, हम उस मामले पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ये नया है, कल का फैसला है, इसलिए मुझे आज इस पर डिस्कस करना पड़ रहा है। और आपके दिमाग में कोई ऐसा है जिस पर लगता है आपको कि बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, तो आप उसको कह दें, कोई प्रॉब्लम। अनुमति देता है या वो कहता है कि अनुमति रोकता है। अनुमति ये लिखा हुआ, देखो लिखा हुए की बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रोक लेता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है। आरक्षित राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए वो, यहां ऐसे विचार शब्द हैं, विचार के लिए वो भेज सकता है। यथाशीघ्र इसमें नीचे कॉल, इसमें कोई सब क्लॉज नहीं है, इसमें लिखा हुआ है यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का मतलब एज सून है, जितना जल्दी हो सके। यथाशीघ्र इस विधेयक पर वो जो यदि धन विधेयक नहीं है तो उसे वो सदन या सदनों जिसको है उसको लौटा सकेगा, और विधेयक की नई विनिर्दिष्ट उपबंधों पर, किसके साथ, संदेश के साथ, सुहबहू लैंग्वेज है जो ये है ना, संदेश के साथ लौटा सकेगा। और विधानमंडल
का सदन या सदनों जो भी है वो पुनर्विचार करेगा, और पुनर्विचार के बाद में विद्यार्थियों जितना जिस पर देखिए संशोधन में संदेश में जो वांछनीयता है पूरे स्थापन की कि भाई इस पर आप डिस्कस करें वो करना है, और लगता है कि इसको छोड़कर पूरे पर करें वो उस सदन का अपना राइट है, जैसे करना चाहे वैसे करें। सदन पुनः विचार करेंगे और पुनर्विचार के बाद विधेयक जो है सदन द्वारा संशोधन या बिना संशोधन कैसे भी पारित किया जाता है तो राज्यपाल की अनुमति के लिए आएगा, और अनुमति राज्यपाल अनुमति नहीं रोकेगा। पुनर्विचार के बाद जब विधेयक आएगा तो अनुमति नहीं रोकेगा। पुनर्विचार केवल धन विधेयक नहीं जाएगा, है ना, बाकी विधेयक पुनर्विचार के लिए जा सकते हैं। बाकी का मतलब यदि वित्त विधेयक है या सामान्य विधेयक है तो वो सीधी सी बात है वो जाएगा। यहाँ कोई सामान्य अमान्य नहीं लिखा हुआ, वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, यहाँ क्लियर लिखा हुआ। परंतु ये और बात है, इसमें एक स्पेशल इससे अलग लिखी हुई और बात है कि यदि उसे लगता है राज्यपाल की राय में, या राज्यपाल की राय का मतलब है राज्यपाल अपने विवेक से ये फैसला करेगा, अपने विवेक से। राज्यपाल की राय में ऐसा विधेयक जिसमें हाई कोर्ट की शक्तियों का अल्पीकरण से संबंधित मामला है और उसे लगता है कि भाई इसमें हाई कोर्ट की शक्तियां प्रभावित होगी या कम करने से रिलेटेड हैं या हाई कोर्ट की शक्तियां संकट में पड़ जाएगी, तो ऐसे मामले में वो अनुमति नहीं देगा। यहां तो वो बाध्य है, अनुमति नहीं देगा, बल्कि उसे वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विचार के लिए आरक्षित कर सकेगा। और कोई दूसरा विधेयक है तो भी उसके पास पावर है कि पहले कह रखा है कि वो अनुमति के लिए रिजर्व कर सकता है, भेज सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ विकल्प है, आप जब ये पढ़ते हैं तो यहाँ 3-4 विकल्प लगते हैं कि राष्ट्रपति के लिए अनुमति रोकता है, पुनर्विचार के लिए अनुमति करने के बाद अनुमति नहीं रोकेगा, और अनुमति देता है। यहाँ इन चीज़ों का मतलब क्या है आपको बताना चाहता हूँ। बहुत स्पेशल बात यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में ये कहा, जो इम्पोर्टेंट बात है बहुत, मतलब जनरली, क्योंकि तमिलनाडु के मामले में 2025 के अंदर अप्रैल में जो निर्णय आया था उसमें तो इन्होंने टाइम लिमिट दे दिया कि आपको यदि कोई मामला आता है तो 1 महीने में निर्णय करना है, और यदि कोई मामला राष्ट्रपति से बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको 3 महीने में निर्णय करना है, पुनर्विचार के बाद आता है तो 1 महीने में निर्णय करना है, ऐसा एक समय सीमा लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पीठ ने कि ना, यह समय सीमा एकदम गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। यहां राज्यपाल के पास 3 ही अधिकार है, या तो वो अनुमति देगा, या वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर दे, भेज दे, विचार के लिए भेज दे, या तीसरा विकल्प उसके पास यह है कि यदि वो पुनर्विचार के लिए भेजता है, रोकेगा नहीं क्योंकि उसके पास विधायी पावर नहीं, वो नाम मात्र का है, रोकेगा किस लिए? यानी मेरा कहने का मतलब जेबी वीटो उसके पास नहीं है, जेबी वीटो नहीं है, रोकेगा नहीं। पुनर्विचार, ये साथ में पढ़ा जाए, पुनर्विचार के लिए भेजेगा और पुनर्विचार के बाद उस पर अनुमति देगा। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यहां कही। पर ये एक एक करके मैं बताता हूं सवाल क्या पूछे गए और जवाब क्या दिए गए। ये इस आर्टिकल की बात है। आर्टिकल 201 क्या कहता है? 201 ये कहता है कि यदि कोई विधेयक, ये किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करने से संबंधित राज्यपाल का पावर है। राष्ट्रपति के विचार के लिए यदि किसी विधेयक को आरक्षित किया गया है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह अनुमति देता है या अनुमति रोकता है। एक बात मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया तब का कि ये हमारे संघीय ढांचे की खास बात है कि संघ यदि ये चाहता है कि राज्य को इस पर कानून बनाने से रोकना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वो रोक सकता है। तो राष्ट्रपति यहाँ रोक सकता है, अनुमति नहीं देता है। तो यदि धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को, देखो अनुमति कैसे देता है, इस मामले में राष्ट्रपति वापस राज्यपाल को विधेयक गया निर्देश देगा कि भाई धन विधेयक नहीं है तो यथा स्थिति जैसा विधेयक है उसको आप संदेश के साथ लौटा दें सदन को। और संदेश मिलने के बाद एक बात ध्यान रखिए, यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया और राज्यपाल को राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि आप इस संदेश के साथ सदनों को वापस लौटा दें,
तो उस संदेश मिलने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर पुनर्विचार किया जाता है। कितने महीने में? 6 महीने की। राष्ट्रपति, यहां नहीं, राज्यपाल ने भेजा उस मामले में 6 महीने की शर्त नहीं है, राष्ट्रपति ने भेजा। आर्टिकल 201 में भेजता राज्यपाल है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देता है कि आप इस संदेश के साथ विधानमंडल के सदन या सदनों को लौटा दें, और तो वो 6 महीने के अंदर अंदर उसे पुनर्विचार किया जाएगा। सदनों द्वारा यदि फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए फिर प्रस्तुत किया जाएगा। अब फिर से प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या होगा? उसके बाद में भी राष्ट्रपति चाहता है तो उस पर अनुमति से मना कर सकता है। मैंने आपसे कहा कि यहां लिखा हुआ नहीं है, पर यह बात ऊपर के साथ पढ़ी जाती है, तो अनुमति देता है या रोक लेता है, वो बात है, तो यहां मना कर सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यपाल ने विचार के लिए भेजा है, तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए पुनर्विचार के बाद भी बाध्य नहीं है, और पुनर्विचार के लिए वापस आता है तो सदन या सदनों को 6 महीने के अंदर पुनर्विचार करना होता है। यह आर्टिकल 201 कहता है। यह किससे रिलेटेड है? यह परामर्श से रिलेटेड है। यह आर्टिकल किससे रिलेटेड है? संवैधानिक पीठ की बात करता है। ऐसे एक आर्टिकल और है 142, जो कि आपको पता होगा पूर्ण न्याय के सिद्धांत से रिलेटेड है, जिसके तहत न्यायालय किसी भी आदेश को, निर्देश को, उनको क्रियान्वित करने के लिए गाइडलाइन दे सकता है और उसे संसद के कानून के तहत क्रियान्वित करना होता है, यह नहीं है तो जैसा निर्देश देता है। जैसे अयोध्या के मामले में आपको पता हो तो कहा था, निर्देश दिया कि भाई जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इनको आप अलग से ज़मीन दे दें। तो ये ज़मीन देना कोई निर्णय थोड़ा ही है भाई, ये क्या है? ये तो एक है कि आपने इस फैसले को अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए ये एक विकल्प है। इनको भी इतने समय से ही हैं, इनको अलग से ज़मीन दे दें। तो हमने अयोध्या में जगह दे दी 6 बीघे की। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? भाई लेना कि नहीं लेना, वहाँ मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, वो मर्जी उनकी है, ठीक है ना। मगर एक संतुलित फैसले के लिए कई बार फैसले की क्रिया में कुछ लगता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार के निर्देश दे सकता है। वो 142 के तहत उसके पास में पूर्ण न्याय का सिद्धांत जो है वहाँ लागू होता है। 143 जो क्लॉज है, इसमें मैं बहुत स्पेशल आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिंपल बात, याद रखने लायक। मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, मैं कोई फैसले पर डिस्कस पर आया ही नहीं हूँ अभी तक। इससे पहले कुछ बातें इससे रिलेटेड कर लूँ तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें यह है, क्योंकि फिर अपन बात करें तो लगना चाहिए कि इसमें यह है विद्यार्थियों की सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांगता है, राष्ट्रपति से सर्वोच्च न्यायालय नहीं मांगता, ठीक है ना। तो ये जो है, ये परामर्श की शक्ति जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हाईकोर्ट के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता। ये परामर्श मांगने की शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की शक्ति है। ये शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की शक्ति है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता। किससे रिलेटेड? तो इसमें 2 क्लॉज हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता दूं, यदि कोई मामला जो विधि से रिलेटेड है या तथ्य का कोई फैसला है, प्रश्न उत्पन्न हो गया है, तो या प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है, प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है, तो राष्ट्रपति न्यायालय से जो ठीक समझता है राय प्रतिवेदित कर सकेगा, मांग सकेगा, भेजेगा राष्ट्रपति को, भाई ये है कि आप, मैं कहूं क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय वापस उस पर अपने मांग लेगा, और सर्वोच्च न्यायालय राय देना चाहता है तो दे देगा, और नहीं देना चाहता है तो इसमें जरूरी नहीं है। मगर यदि राष्ट्रपति संघ और राज्य से रिलेटेड विवाद के मामले में कोई निर्णय मांगता है, निर्णय क्या, राय मांगता है, परामर्श मांगता है, आर्टिकल 131 से रिलेटेड। आर्टिकल 131 का मतलब है राज्य के बीच या संघ और राज्य के बीच का कोई विवाद है, तो राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्दिष्ट कर सकेगा, या तो राष्ट्रपति मांग ही सकता है, मगर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई के बाद अपनी राय प्रतिवेदित करेगा, या बाध्य नहीं है, या राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। अब यह मामला किससे रिलेटेड है? यह मामला विद्यार्थियों इससे रिलेटेड है, अर्थात यहां सर्वोच्च न्यायालय राय दे हर मामले में, यह उनके लिए बाध्यता नहीं है। और राय दोनों मामलों में राष्ट्रपति मानने के लिए दोनों मामले में बाध्य नहीं है, क्योंकि राय है, यह सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श है।
अब परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने को बाध्य नहीं है, मगर इससे रिलेटेड मामला 131 से रिलेटेड है, तो विद्यार्थियों सर्वोच्च न्यायालय को राय देनी होगी। मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, मगर सर्वोच्च न्यायालय को राय तो देनी ही देनी होगी। ये बात बहुत स्पेशल है। अब ये आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे एक एक के, कहीं न कहीं बीच में आएगा, मैं बोलूँगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है। इसलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लेता हूँ, सामान्य बात कर लेता हूँ। बाकी कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई मतलब स्पेशल ध्यान रखें या मैं कह रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। एक मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को पढ़ना कैसे चाहिए ये भी उसे पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई स्टूडेंट को कई लोग पढ़ाते हैं, लास्ट तक उन खुद को ही पता नहीं चलता पढ़ा क्या रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मामला क्या हुआ, ऐसे इस राय में उस मामले का डिस्कस नहीं है, परंतु मामला क्या था ये समझना जरूरी, बैकग्राउंड समझना जरूरी। हुआ ये था कि तमिलनाडु स्टेट जो है उसके विधानमंडल ने कुछ कानून, विधानमंडल के सदनों ने कुछ कानून पास किए। तमिलनाडु की जो विधानमंडल है उन्होंने कानून पास किए कुछ। अब कानून विधेयक पास करने के बाद में राज्यपाल के पास गए, तमिलनाडु के राज्यपाल के पास गए, जिनका नाम है विद्यार्थियों RN रवि। नाम बहुत अच्छी तरीके से मैंने पूर्वोत्तर की बात की थी, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, मैंने आपसे बात कहा था। तो RN रवि के पास गए। गवर्नर क्या है, गवर्नर एक एजेंट है भाई। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया तो है ही, नाम मात्र का मुखिया है, ये तो नाम मात्र रोल है, मगर इसके साथ वो एक यूनियन गवर्नमेंट का एजेंट भी है। यूनियन गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार काम करता है, यूनियन गवर्नमेंट के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। तो ये तो एक प्रकार से वहां पर यदि मान लीजिए तमिलनाडु में गवर्नमेंट एंटी बीजेपी है, तो ये तो फिर भाई सीधी सी बात है, भले ये संवैधानिक पद है मगर इसकी भूमिका जो है वो तो रहेगी, वैसी रहेगी, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो केस बन गया। केस ये इनके पास विधेयक पास करने के बेस वाले राज्यपाल ने पड़े रहने दिए। राज्यपाल के पास कोई टाइम बाउंड है नहीं, उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, तो राज्यपाल का अनुमति दे देंगे। यानी जो निलंबनकारी वीटो होता है उसका प्रयोग किया उसने, और फिर लास्ट में जाते जाते उसने क्या किया, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया। कोई टाइम बाउंड नहीं। लंबे समय तक जब मामला ये बढ़ने लगा, सरकार ने कहा कानून, भाई कानून बनाने का अधिकार आपने इस जनता के प्रतिनिधियों को दिया, विधानसभा के सदनों को दिया, और ये कानून पास करें, अकेला आदमी कानून बनने नहीं दे, तो मुझे बताओ हमारा संघीय स्ट्रक्चर जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, जो हमारे मतलब आप समझिए बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका क्या होगा? जनता के प्रतिनिधि कुछ कर ही नहीं सकते, इतना पुशंग हो गए। भाई जो वास्तविक शक्ति है कानून बनाने की, वो एक इस आदमी के कारण ये नपुंसक हो गई, कानून बना ही नहीं सकते। क्या करोगे आप? तब तमिलनाडु सरकार ने कहा चलो कोर्ट जाते हैं, और क्या करें, ऐसे ये तो ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा यहाँ केवल तमिलनाडु की बात नहीं, ऐसा पंजाब में भी हुआ, ऐसा आंध्रा में भी हुआ, ऐसा मैं आपको बता दूं दिल्ली में तो कई बार हुआ, मगर दिल्ली का यह मामला आ नहीं सकता क्योंकि वो यूटी का मामला है, इसलिए यूटी का अलग आर्टिकल काम करता है। मगर एक जनरल मैं कह रहा हूँ तो आप समझ सब रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम की स्थिति को भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मेरे कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। 10 विधेयक ऐसे रोक दिए गए। गवर्नर ने अपने शक्तियों का प्रयोग किया, बाद में राष्ट्रपति को निर्धारित कर ही नहीं रहा है। तब सर्वोच्च न्यायालय में सरकार गई, कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ये लेकर गई कि भाई ये राज्यपाल कर क्या रहा है, तो तमिलनाडु का राज्यपाल, यानी मामला क्या बन गया? तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु राज्यपाल का मामला, ये केस बन गया ना। इस केस पर निर्णय आया 8 अप्रैल 2025 को। दो न्यायाधीशों ने निर्णय दिया। अब देखो, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करने की जरूरत नहीं है। एक का नाम था JB पादरीवाला, सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब थे, और एक थे महादेवन, न्यायमूर्ति
महादेवन, मुझे पूरा नाम याद रख, जेबी पादरी वाला याद है, महादेवन साहब का नाम मुझे याद नहीं, मगर वो आप समझते हैं जनरली कोई ऐसा है नहीं। इन्होंने डिस्कस करने के बाद में निर्णय पर पहुंचे। कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो एक प्रकार से हमारा संघीय स्ट्रक्चर पूरी तरीके से नपुंसक स्थिति में पहुंच जाता है, जिनको पावर दिया उनको तो आप काम करने ही नहीं दे रहे हैं, तो ये तो गलत है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 जो है वो कह रहा है यथाशीघ्र घोषणा करेगा। भाई क्लियर बात है, यथाशीघ्र लिखा हुआ है ना, एज सून एज, यथाशीघ्र घोषणा करेगा। यथाशीघ्र का मतलब है कि यहां देखो यथाशीघ्र शब्द इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहां समझाया। यथाशीघ्र का मतलब है कि संविधान वेता ये मानते थे कि जितना जल्दी हो उतना राज्यपाल या तो अनुमति देने की घोषणा करे, नहीं देने की, या राष्ट्रपति के या पुनर्विचार के लिए भेजे, कुछ फैसला करना है उसको यथाशीघ्र करेगा, ये घोषणा करेगा। तो कहां कर रहा है? ये तो एक तरह से गलत है, संघीय ढांचे का उल्लंघन है। अब आप दूसरी तरफ देखें तो कोर्ट के अंदर जो जज भी हैं आजकल एक कमेंट करते हैं लोग, बहुत बुरा लगता है देश की न्यायपालिका पर ऐसा कमेंट होता है, तो लोग कहते हैं कि भाई फैसला जो होता है वो कोर्ट का नहीं होता, जजों का फैसला होता है। जज फैसला करता है, कोर्ट फैसला नहीं करता। पहले के टाइम में कभी कोर्ट फैसला करता था, आजकल जज फैसला करते। ऐसा लोग मतलब एक तरह से कमेंट करते हैं ना, वैसे कमेंट कर लेते हैं। और जैसे इलेक्शन कमीशन पर कमेंट करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन की हालत अभी है, आप टीएन सेशन से पहले देखोगे तो हालत और ख़राब थी, तो वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय के अंदर एक बहुत स्पेशल बात कही। उन्होंने ये कहा, आर्टिकल 124 को पूर्ण न्याय का सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इन्होंने कहा कि जो राज्यपाल यदि एक समय सीमा के बाद कोई निर्णय नहीं करता है, तो समय सीमा नहीं करता है तो यह मान लिया जाए कि स्वीकृति दे दी है, यानी मानी हुई स्वीकृति, डिम्ड एसेंट, मानी हुई स्वीकृति, अर्थात जो 10 कानून जो अटकाए हैं तमिलनाडु के राज्यपाल ने, वो कानून बन गए। राज्यपाल ने नहीं दे दो भाई, ऐसा था राज्यपाल के पास तो कानून बनाने का अधिकार है नहीं, वो नाम मात्र का प्रमुख है, तो कानून मान लिए जाए। डिम्ड एसेंट थ्योरी बोलते हैं जिसको, यानी मानी हुई स्वीकृति। अब एक दिमाग में जहन में सवाल आता है, ये फैसला इंपॉर्टेंट अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने डिस्कस भी नहीं किया। यदि मानी हुई आप फैसला कर लोगे तो विद्यार्थियों फिर राज्यपाल तो है ही नहीं उसमें, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं गया, ये तो एकदम से गलत हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि समय सीमा के अंदर फैसला करेगा, एक टाइम के अंदर उसे फैसला करना ही करना है। वो था 1 महीना और 3 महीने का टाइम, यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और ना उस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे तो कोई मेरा ये मानना है किसी के जहन में उतर गया तो कोई मिस्टेक नहीं कर दे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि समय सीमा का संविधान संशोधन, इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से लाने के, हम जो निर्देश दे रहे हैं ये ठीक है, ये केवल निर्धारित न्यायिक मानकों के तहत ऐसा किया जा सकता है और करना चाहिए। समय सीमा का पालन करना जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। बात ठीक है। अब केंद्र सरकार को लगना है, क्लियर बात है, ये जो फैसला था ना, ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो वर्सेस गवर्नर तमिलनाडु का जो मामला था, इसके पैरा 260 और 61 के अंदर ये निर्णय दिया गया था, समय सीमा बताई गई थी, जो सही नहीं कहता, मैंने आपसे कहा त्रुटिपूर्ण है, ये प्रश्न कहीं है ही नहीं, ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ही नहीं है। इसलिए तो कहा गया सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में कि वो जो समय सीमा निर्धारित की है ये एक तरह से गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ये इसलिए इस फैसले में कहा गया। तो ये जो डिम्ड एसेंट है और जो टाइम लिमिट है, इसको भी उन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू हम देख सकते हैं कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं कर, क्योंकि यदि समय सीमा में फैसला नहीं करेगा मान लीजिए राज्यपाल, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तो विधायी कार्रवाई में एक तरह से अवरोध है, वो मर्जी से ऐसा कर लेगा। और जो यथाशीघ्र की बात हमारे कहा है,
उसका एज सुन एज पॉसिबल जो है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। त्वरित कार्रवाई की जो अपेक्षा की गई है वो तो पूरी होगी ही नहीं। और तीसरी बात मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की इसके लिए जरूरत नहीं है। समय सीमा तय करने के लिए आपको आर्टिकल 201 में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत स्पेशल बात थी और उन्होंने कुछ बातें कही जो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, आप इसको नोट मत करना। एक तो ये कहा कि गवर्नर के पास कोई विधेयक गया तो उस विधेयक पर गवर्नर 1 महीने में फैसला करे। यदि उस मामले में कैबिनेट असहमत है, वहाँ की मंत्री परिषद कैबिनेट नहीं, उसने मंत्री परिषद बोला, हाउस ऑफ जो मिनिस्टर काउंसिल है वो यदि असहमत है तो 3 माह में फैसला करे। यदि उस फैसले को रिजर्व कर दिया गया राष्ट्रपति के लिए तो 3 महीने का समय है और पुनर्विचार के बाद 1 महीने में वो स्वीकृति दे। ये ऐसे तय किया गया था। अब आप सोचिए, ऐसा तय करने का मतलब है कि राज्यपाल का वहां पर ज्यादा रोल विधायी मामलों में रहा ही नहीं। यूनियन गवर्नमेंट नाराज तो होगी ना भाई, यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल है, तो यूनियन गवर्नमेंट को लगा ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ये हुआ कि राज्यपाल वहां कानून बनेगा, वहां के विधानमंडल ने बनाया, राज्यपाल कुछ रहेगा ही नहीं, और राज्यपाल कुछ नहीं रहा तो फिर हमारा एजेंट कहां से होगा? वो भाई कोई सत्ता हो भले ही, वो ऐसा सोचने लगती है। अब राष्ट्रपति साहब ने 14 सवाल लिखे हैं। राष्ट्रपति का मतलब आप समझ गए, सरकार 14 सवाल लिखे और 14 सवाल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को भेजे कि आप इस पर जवाब दें, परामर्श दें कि क्या ये जो सवाल हम भेज रहे हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ये आप दें। इस पर आपको जानकारी के लिए बता दूं, विद्यार्थियों को 10 दिन तक सुनवाई हुई। 11 सितंबर को निर्णय सुरक्षित कर दिया गया। अब 11 के बाद में ये मामला था तो 21 जो कल तारीख थी, 21 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने, क्योंकि उसके बाद गवई साहब रिटायर्ड होने, और देखो रिटायरमेंट से पहले इसलिए निर्णय देना जरूरी है, मान लीजिए वो निर्णय नहीं देते गवई साहब तो विद्यार्थियों जो मुख्य न्यायाधीश बनता वो गवई साहब की जगह सीजेआई की जगह वो बैठते तो पूरी की पूरी सुनवाई दोबारा करनी पड़ती। अर्थात जो मेहनत की गई सितंबर में, जो सुनवाई की गई थी 10 दिन सुनवाई और सुना गया मामले को, उसको सब पूरा की पूरी फॉर्मेलिटी दोबारा हो जाती और पूरी होती तो जो समय जाया हुआ कोर्ट का उसका क्या होता। इसलिए फैसले जो महत्वपूर्ण होते हैं वो सीजेआई जाते जाते सुना कर जाते हैं ताकि उस पर अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की देरी नहीं हो, और जो डिस्कस हो चुके हैं, हम निर्णय तक पहुंच चुके हैं तो उस पर हम फैसला कर लें ताकि सरकार तक मामला जैसा ठीक है वैसा पहुंच जाए। ठीक है, अब ये मामला, अब गया मामला परामर्श का। राष्ट्रपति से इस मामले का ये बैकग्राउंड है, लिखा हुआ नहीं है परामर्श में कि हम इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, मगर था इससे रिलेटेड। तो राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा। राष्ट्रपति का परामर्श मैंने आपसे कहा आर्टिकल 143 के तहत गया। कितनी बार है? 16वीं टाइम। ये आज तक के इतिहास में 16वीं बार ऐसा हुआ। 15वीं बार 2G स्पेक्ट्रम के मामले में हुआ और 16वीं बार ऐसा हुआ। जब ये गए तो इस पर कितने सवाल थे? इस पर सवाल थे 14 सवाल लिखे। इसका नाम है, विद्यार्थियों ध्यान रखें, आप रख सकते हैं तो, इनको कहते हैं इनरी रेफरेंस एसेंट विथ होल्डिंग एंड रिजर्वेशन ऑफ बिल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कोई विधेयक पर राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है उसके साइन या उसके लिए राष्ट्रपति के लिए कोई बिल आरक्षित किया जाता है तो उस पर क्या मामला है, इस पर है। यानी ये जो वास्तव में परामर्श मांगा गया ये आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 से रिलेटेड मांगा गया। मूल ये रहा, समझ आ गई बात, इससे रिलेटेड है। अब कई जगह आपको पता है कि सरकार बाहर भी जा सकती है, तो वह गई है तो उन्होंने मना भी कर दिया होगा, इसमें क्या। इन 14 में से इन्होंने कितने सवालों के जवाब दिए? 11 क्वेश्चन के जवाब दिए और 3 के मामले में इन्होंने कहा कि यह मामला इससे रिलेटेड नहीं है, इसको आप यहां नहीं। 111 पेज का ये निर्णय है जिसमें 5 जज है। संवैधानिक पीठ के हेड है वो है विद्यार्थियों यार गवई साहब, सीजेआई है, हेड है इसके, सीधी सी बात है। कल रिटायर्ड हो रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप। सूर्यकांत साहब, गवई साहब
आपको पता है कि इन पर जूता फेंकने की भी जो काम हुआ, एक दब्बा है। देखिए, हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रति ऐसी सोचते हैं और ये दलित भी हैं। बालाकृष्णन पहले हमारे चीफ जस्टिस थे और ये जो BR गवई साहब है दूसरे मेरे ख्याल से हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है और इनके कई फैसले भी बहुत बढ़िया रहे, ऐसी बात नहीं है, मगर जाते जाते ये चंद्रचूड़ बन के गए क्योंकि जो फैसला दिया वो वास्तव में सरकार के गलत एंटी है, तो सरकार को बुरा लगा होगा। एक है विक्रमनाथ साहब हैं जो सीनेटी के हिसाब से हैं उनके। एक है PM नरसिम्हा, ये नरसिंहा राव का कोई भतीज है, उसके रिलेटिव है, उसके रिलेटेड है। एक चंदूरकर साहब, AR चंदूरकर है, ऐसा कुछ नाम है, चंदूरकर। 5 जज बैठे, 5 जजों ने सवालों के जवाब दिए। किस बात को ध्यान में रखते हुए? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये पूछा क्यों जा रहा है और क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले वाला मामला देखो, तमिलनाडु वाला मामला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। भले ही इसमें राष्ट्रपति ने इसमें कहीं नहीं लिखा कि हम इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं, नहीं, मगर कोर्ट के दिमाग में तो रहता ही है ना, कोई सवाल पूछता है तो भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ये बात क्या पूछना चाहता है, पता रहता है। तो पहला सवाल तो ये पूछा, देखो मेरी बात, एक एक बात बहुत स्पेशल कहना चाह रहा हूं, आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए। पहला सवाल ये था, क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास क्या विकल्प है। कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास विकल्प क्या है, ये बताइए। पूछने का आधार समझ गए? इन्होंने कहा कि भाई इस पर राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं। बहुत अच्छी तरीके से अब समझिए, विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि उस विधेयक को मंजूरी दे दे, साइन कर दे। साइन कर दे तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, बात खत्म। दूसरी बात, वह राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दे। यह दूसरा विकल्प है। तीसरी बात, यदि मंजूरी नहीं देता है, तीसरा देखो, मंजूरी नहीं देता है तो संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए भेज दे। अब आप एक बात बहुत स्पेशल समझिए, दोनों साथ में हैं। मंजूरी नहीं देता है तो रोक नहीं सकता, रोकना नहीं, मंजूरी देगा, नहीं देता है तो सीधा संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए भेज दे, वापस भेज दे कि साहब ये हमारा आ गया। और पुनर्विचार के बाद यदि वापस आता है तो उसके पास 2 ही विकल्प है, या तो मंजूरी दे या फिर राष्ट्रपति के लिए भेज दे। पुनर्विचार के बाद तो यही विकल्प रहे, और क्या है। ऐसा है नहीं बार बार पुनर्विचार के लिए भेज दे, ऐसा नहीं करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, आर्टिकल 2 में मंजूरी नहीं रोकेगा। स्टार बात यह है, रोक नहीं सकता। रोक ऐसा नहीं पढ़ा रहे, यानी मेरा कहने का मतलब पॉकेट वीटो जो है, पॉकेट वीटो, उसका प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? कि वापस भेजे बिना रोकना, विधेयक गया वो लेके बैठ गया राष्ट्रपति की तरफ, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो राज्य का पावर है, संघीय ढांचा है, संघीय व्यवस्था है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो फेल हो गया। राज्य की सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। एक आदमी जो एजेंट है, जो किसी पार्टी का चमचा हो सकता है ही ना वो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है भाई। एक नॉर्मली बात समझे तो वो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का एक चमचा, एजेंट। जब वो बैठा है तो वो रोक देगा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है वो तो कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। तो हमारी संघीय व्यवस्था है वो कमजोर होगी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो
वापस भेजें, ये साथ में पढ़ो, मंजूरी नहीं देता है तो संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए भेजें। इसमें सरकार ने एक बात कही, सरकार ने ये दलील दी, ये सरकार के विरोध में फैसला है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। यूनियन गवर्नमेंट के विरोध में सरकार ने कहा कि साहब ऐसा है, ये बात गलत है, यदि वो वापस नहीं भेजता है तो रोक सकता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात है। उन्होंने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि मंजूरी नहीं देता है तो संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए भेजे, और पुनर्विचार के बाद आता है फिर उसके पास फिर विकल्प ही है, मंजूरी दे दे या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। और ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि इस मामले में राज्यपाल गलती करता है लंबे समय तक के लिए तो विद्यार्थी और न्यायालय इस पर पुनर्विचार भी कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन के ये दायरे में आता है। बहुत स्पेशल बात है। अब बात मैं आपको बताऊं, क्या दूसरा सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल, क्या राष्ट्रपति, क्या राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की मदद और सलाह में बंधा हुआ है? यानी जो वहां की मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की सलाह मैं बड़ी सिंपल लिखता हूं के अनुसार राज्यपाल जो है काम करेगा, इसमें क्या बंधा हुआ है क्या? या इस मामले में वो उसके विवेक से काम करेगा, अपने विकल्प का कोई यूज करेगा, क्या करेगा वो बताइए, क्या करना होगा? उसके पास मौजूद जो सभी विकल्प का इस्तेमाल करता है या फिर वो जैसा मंत्री परिषद ने कहा वैसे कर लेगा? तो यहाँ बहुत स्पेशल बात कही उन्होंने, कहा कि आर्टिकल 200 में राज्यपाल की समझ के अनुसार काम करे। राज्य यहाँ बंधा हुआ नहीं है, राज्यपाल की समझ है। हम नहीं मानते हैं कि मंत्री परिषद ने जैसा राज्य का कहा है वैसा ही करे, हम सब उसकी समझ का अधिकार है, उसके पास विवेक है, वो विवेक के अनुसार फैसला करे। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वो मर्जी आए वैसे करे, नहीं, विवेक की फैसला युक्ति संगत होना चाहिए। रोकने के पीछे कारण वो वापस भेजता है तो रीजन बताएगा, संदेश भेज देगा या राष्ट्रपति के लिए भेज देगा, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि वो मर्जी आए वैसे काम करे, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि जिम्मेदार सरकार का वो एक पार्ट है, एक संवैधानिक सरकार का वो भाग है, इसलिए उनकी राय में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, उनकी राय में मतलब यह है कि गवर्नर को अपनी समझ का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है, अपने विवेक से फैसला करेगा। कौन सा विधेयक वापस करना है और राष्ट्रपति को भेजना है, ये उसका विवेक है, ये वो मंत्री परिषद के कहने के अनुसार करेगा, ये जरूरी नहीं है। ये बहुत स्पेशल बात है। दूसरा, क्या राज्यपाल द्वारा संवैधानिक समझ का जो है, गवर्नर की जो संवैधानिक समझ है, जो आर्टिकल 200 में आप कह रहे हैं, जो उनकी बात है, अपने विवेक के अनुसार काम करेगा, वो इस्तेमाल करना सही है, क्या न्याय संगत है? ये संवैधानिक समझ का इस्तेमाल जो करता है गवर्नर, सकते हैं ये अपनी मर्जी से रोक देता है, तो क्या सही है पूरी तरीके से? क्या उन्होंने कहा नहीं है, उसके नियंत्रित है, जुडिशियल रिव्यू उसका किया जाएगा। न्यायालय इस तरह के फैसले पर, यह जरूर है, ध्यान रखिएगा, ये समझ जो है इसका जुडिशियल रिव्यू, मेरा कहने का मतलब कोर्ट ने कहा होगा, मगर ध्यान रखें इस मामले में न्यायालय जो हैं कहीं पर भी मेरिट रिव्यू नहीं कर सकता। यह नहीं कर सकता कि भाई ये गुण अवगुण की बात नहीं करेगा। यदि कोई बड़ी स्थिति है, लंबे समय तक नहीं है, बिना वजह से कोई रोका गया, इस पर तो बात कर सकता है न्यायालय, सीमित रूप में इसका प्रयोग परमादेश जारी कर सकता है। यदि सही समय पर ऐसा नहीं किया गया तो परमादेश जारी कर सकता है, मगर मेरिट पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगा, उसके गुण अवगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगा। यह उनका अपना निर्णय है। दूसरा, एक बात बहुत स्पेशल कहना चाह रहा हूं, यदि किसी भी मेरिट पर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि विद्यार्थियों अब तक कानून बना ही नहीं है। गवर्नर की परमिशन से पहले वो विधेयक है, वो कानून है ही नहीं, और जब तक कानून नहीं है
तब तक पूर्णतया उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू की बात ही नहीं है। कानून बनने से पहले किसका जुडिशियल रिव्यू होता है? जुडिशियल रिव्यू तो कानून बनने के बाद होगा। तो वो कह रहा है कि बिना वजह से किसी ये संवैधानिक समझ कोई ऐसा नहीं असीमित है, मर्जी आए वैसे करे, ऐसा नहीं है, ये नियंत्रित है। बिना वजह से बड़ी स्थिति में लंबे समय तक ऐसा करना ठीक नहीं है। और यदि ऐसा किया जाता है तो सीधी सी बात है, न्यायालय इस मामले में परमादेश जारी कर देगा, मैंडेमस जारी कर देगा, भाई आप ऐसा करें। हाँ, मेरिट पर टिप्पणी न्यायालय किसी रूप में नहीं करेगा। ये बहुत स्पेशल बात है। अगला एक बहुत स्पेशल सवाल था कि आर्टिकल 361 जो है, इसमें विवेकाधिकार है, आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, है ना। व्यक्तिगत विवेकाधिकार है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के व्यक्तिगत विवेकाधिकार है, आपको जानकारी। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 361 है, जिसको आर्टिकल 200 के तहत जब वो काम करता है इस मामले में, तब क्या ये जुडिशियल रिव्यू करने से रोकता है क्या? रोकता है क्या? या न्यायालय इसमें संज्ञान ले सकता है क्या? तो न्यायालय का इस मामले में ये काम जो है, ये उसका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार देता है। और ये जो है आर्टिकल 200 जो है, ये ऑफिस है, ऑफिस में न्यायालय के पास में अधिकार है, ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये आर्टिकल 261 के तहत उसे विशेषाधिकार है, वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उस पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा, गिरफ्तार नहीं होगा, ये बात ठीक है। और इस आधार पर जुडिशियल रिव्यू खत्म नहीं होता। अर्थात यदि 200 से रिलेटेड कोई मामला है, विधेयक की अनुमति से संबंधित मामला है, वो ऑफिस का मामला है, और ऑफिस का मामला जो है वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए इनको आप साथ में नहीं देखें। ये अलग है, ये अलग है। इस मामले में जुडिशियल रिव्यू होगा और किया जा सकता है। अगला क्या, पांचवा सवाल, क्या आर्टिकल 200 के तहत जो राज्यपाल अनुमति देता है, राज्यपाल की जो अनुमति है, उस पर क्या समय सीमा लगाई जा सकती है? बहुत स्पेशल बात, आप समझ रहे हैं, यही प्रॉब्लम थी। क्या समय सीमा लगाई जा सकती है? क्या तय सीमा कर सकते हैं कि इतने समय में वो अनुमति देगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? इस्तेमाल का तरीका निर्धारित कर सकते हैं क्या कि भाई ये ऐसे ही इसको इस प्रकार से मना करेगा या वापस भेजेगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा नो, ऐसा नहीं कर सकते, समय सीमा नहीं लगाई जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि अप्रैल 2004 का जो फैसला, 2025 का फैसला था, वो निरस्त, वो गलत है, उसमें समय सीमा लगाई गई। दूसरा, यहां बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों में, डीम्ड एसेंट के थियरी लागू नहीं होगी। मानी गई सहमति का कॉन्सेप्ट या लागू नहीं होगा कभी। मानी गई सहमति, मानी गई का समझ गए? मानी गई का मतलब यह है कि तय समय सीमा में राज्यपाल ऐसा नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि सहमति दे दी। मानी गई सहमति लागू नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ना तो समय सीमा लागू कर सकते, ना ही डीम्ड एसेंट थियरी लागू कर सकते हैं, ऐसा हम पर नहीं कर सकते। यहाँ यह है, ये समय सीमा लगाना गलत है। इसका मतलब पहले का जो निर्णय था, भाई इनडायरेक्टली पूछा गया, नाम तो नहीं लिखा गया, मगर पूछने का उद्देश्य जो था उनका वो ये था और कुछ था ही नहीं। अगली छठा सवाल ये था विद्यार्थियों, बड़ा सिंपल सवाल है, जनरली कोई आप इतना इसको देखें ऐसा कुछ नहीं है, पर साधारण सवाल है कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का क्या संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल न्याय संगत है? कोर्ट ने कहा नहीं। वहां पर आप संवैधानिक विवेक, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा विवेक की शक्ति की बात नहीं है, मंत्रिपरिषद के कहने पर काम करेगा, क्लियर बात है, तो वहां पर वो ऐसा नहीं करेगा। वहां क्लियर बात है, जैसी स्थिति है वहां देख के उसको वापस, जैसा वहाँ के कैबिनेट कहती है या मंत्रिपरिषद संघ की कहती है, उसके हिसाब से वो काम कर लेता है। बात खत्म। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, राज्य के मामले होम मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं, तो यहाँ देखा जा सकता है। ये ऐसे ये मामला जो है, छठा सवाल, पांचवा, छठा, सातवां, ये जो सवाल हैं, ये सवाल एक जैसे सवाल है, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो सातवां सवाल ये पूछा गया विद्यार्थियों कि भाई जो टाइमलाइन है,
201 में राष्ट्रपति के लिए क्या टाइमलाइन न्यायिक आदेश द्वारा लगाई जा सकती है क्या? यानी जो टाइमलाइन है राष्ट्रपति, ये प्रेसिडेंट के लिए पूछ रहा, बात एक ही एक है, ये वही की वो बात है। प्रेसिडेंट के लिए जुडिशियल ऑर्डर से टाइमलाइन लगाई जा सकती है क्या? कोर्ट ने कहा नो, नहीं लगाई जा सकती। ऐसा किसी टाइमलाइन में नहीं बांधा जा सकता। उनके पास में जाएगा, फिर वो अनुमति देता है या मना करता है, ये उसका अपना अधिकार है, जैसे वो करेगा वैसे करेगा। ठीक बात है। अगली बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सवाल नंबर 8। बड़े सिंपल सवाल है, स्पष्ट क्लियरिटी के लिए है, कुछ मैं लास्ट में निष्कर्ष बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। ये कहा गया कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत सलाह लेने, राय लेने की यदि जरूरत है तो राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजता है तो उसको क्या रिजर्व कर सकता है क्या कि भाई आपको हमें सलाह लेनी चाहिए और सलाह के आधार पर काम करें? क्या ऐसा कर सकता है? न्यायालय ने कहा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यदि राष्ट्रपति को लगता है तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से संतुष्टि के लिए जरूर लगता है कि भाई, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ने जो विधेयक भेजा उस पर राष्ट्रपति 143 के तहत पूछेगा कि मुझे अनुमति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ राष्ट्रपति की अपनी संतुष्टि काफ़ी है। हाँ, जरूरत पड़ने पर यदि सलाह लेता है तो ऐसा पहले किया गया है और ऐसा किया भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई किसी विधेयक को यदि राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास गया राज्यपाल से, तो राष्ट्रपति यदि परामर्श लेना चाहे तो भले ही ले, मगर परामर्श लेना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति की अपनी जो संतुष्टि है उस विधेयक पर, यानी यूनियन कैबिनेट की जो संतुष्टि है वो अपने आप में काफ़ी है। यहाँ देखो, संवैधानिक पद की बात कर रहा हूँ, इसलिए कैबिनेट कहना आपको पता है कि राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करता है, ये आपको समझना चाहिए। दूसरा, एक सवाल बहुत स्पेशल इसमें पूछा गया कि आर्टिकल 200 और 201 के तहत कानून बनाने से पूर्व गवर्नर और राष्ट्रपति को क्या निर्णय मान्य है क्या? कानून बनाने से पूर्व आप जो निर्णय ले लें कोई भी, वो निर्णय क्या मान्य है न्यायालय द्वारा क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो, न्यायालय जो है कानून बनाने से पहले उस पर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग नहीं कर सकता। ये बात एक तरह से मतलब बिना समझी बात है। कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा मतलब अनसुना और समझ से बाहर है कि कानून बना ही नहीं और उससे पहले उस पर न्यायालय किसी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू करे, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कानून बनने से पहले यदि ऐसा न्यायालय कुछ करता है तो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उसके विरुद्ध होगा। कोर्ट कब तभी बात कर सकता है जब कानून बन गया है, और कानून बनने के बाद यदि वो गया सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब क्या है? ये संवैधानिक सत्ता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्लियर बात है। तो वो अपनी जगह अपने अपने तरीके से काम करती है, उसमें उनका अपना विवेक है। मगर हाँ, कुछ भी काम अयुक्ति संगत जो है, जैसे मैंने कहा लंबे समय तक देरी वगैरह, ऐसा नहीं हो, यानी जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। गवर्नर और प्रेसिडेंट का काम भी जो है वो ऐसा नहीं है कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। एक सवाल इसमें और था विद्यार्थियों, जो ये था कि क्या आर्टिकल 142 का मतलब है पूर्ण न्याय का सिद्धांत, 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल और राष्ट्रपति और गवर्नर के द्वारा दिए गए आदेशों को क्या बदला जा सकता है क्या? भाई कोई आदेश दिया, गवर्नर ने दिया या राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेशों को किस तरह से, क्या सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के सिद्धांत के आधार पर बदल सकता है क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा न्यायालय नहीं कर सकता, ऐसा करना ठीक भी नहीं है और नहीं कर सकता। ठीक है। एक सवाल था कि क्या विधान मंडल ने कोई कानून बनाया, विधेयक बनाया, पारित किया, तो 200 के तहत राज्यपाल की अनुमति के बिना क्या वो लागू किया जा सकता है क्या? जैसा हुआ आपने देखा, बहुत स्पेशल सवाल है, आप समझ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप समझे। 11वां सवाल जो है बहुत स्पेशल है, क्या है कि विधान मंडल का कोई विधेयक विधान मंडल के सदनों द्वारा
कोई विधेयक पारित हुआ, विधेयक पारित हो गया, तो क्या राज्यपाल की अनुमति के बिना, राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून बन सकता है? देखो, बिना कानून बन सकता है। कोर्ट ने कहा कभी नहीं बन सकता, जबकि आपको मैंने कहा डीम्ड एसेंट थ्योरी उन्होंने 2 न्यायाधीशों ने स्टेब्लिश कर दी। उन्होंने कहा नहीं बन सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। संविधान राज्यपाल को अनुमति का पावर देता है और कोई भी संवैधानिक अथॉरिटी जो है इस पावर को नहीं बदल सकती। भाई गवर्नर भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे गवर्नर के इस पावर को बदल देगी कि भाई तुम्हारी स्वीकृति के बिना ये कानून बन गया? ये तो एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं किया जा सकता और कभी नहीं किया जा सकता। तो ये बात यहां से बैठ गई। दूसरा एक बहुत स्पेशल 12वां सवाल था 143 से रिलेटेड, परामर्श से रिलेटेड ये सवाल था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है किसी खंडपीठ के लिए ज़रूरी है क्या कि वो देखे कि मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है और उस पर संवैधानिक पीठ का गठन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट को पहले ये देखना चाहिए कि ये मामला खंडपीठ का गठन जो कर रहे हैं, खंडपीठ का गठन नहीं करके इस पर संवैधानिक पीठ का गठन करना जरूरी है कि नहीं है। क्या उस मामले को खंडपीठ के पास भेजना चाहिए कि संवैधानिक पीठ के पास भेजना चाहिए? इस पर न्यायालय को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि इस पर डिस्कस, ये मामला इससे रिलेटेड नहीं आता, हम इस पर जवाब नहीं देंगे। तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस पर हम बात नहीं करना चाहते। खंडपीठ का गठन करना, खंडपीठ में कितने लोग होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है और ये अधिकार क्षेत्र जो है 143 के अंतर्गत नहीं आता। ये अधिकार क्षेत्र 145 के अंतर्गत आता है, जो उनका खुद का है। सर्वोच्च न्यायालय के नियम बनाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उस मामले में आप सवाल नहीं पूछ सकते, अर्थात जो आपका सवाल है ये सवाल ही गलत है। इस मामले में आप 143 यानी परामर्श नहीं मांग सकते। मेरा कहने का मतलब यह है, आप परामर्श नहीं मांग सकते। किससे रिलेटेड? 145(3) से रिलेटेड कि भाई संवैधानिक पीठ गठन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किसी मामले में क्यों नहीं की गई, इसे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ऐसे सवाल आप, ये सुप्रीम कोर्ट के जज का राइट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अधिकार है, क्योंकि वो रोस्टर का मुखिया होता है। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रोस्टर का मुखिया होता है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर का मुखिया होता है। तो ये बहुत स्पेशल बात है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, बाकी जनरली कोई ऐसी बात है नहीं, ठीक है ना। दूसरा एक सवाल और था इनका, जिस पर भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, कि 142 से संबंधित था वो मामला। उन्होंने कहा कि भाई क्या कोई मामला जो है 142 की जो सीमा है, जो पूर्ण न्याय के सिद्धांत की, उसकी कोई लिमिट है क्या? वो प्रक्रियात्मक कानून तक सीमित है या वो पूरे संविधान पर भी है? मतलब वो संविधान के मामले में भी ऐसा निर्णय दे सकता है क्या? भाई आप सामान्यतः प्रक्रियात्मक नियमों पर तो पूर्ण न्याय के सिद्धांत के आधार पर डिसीजन देते हैं, मगर क्या ये संवैधानिक मामलों में भी आप पूर्ण न्याय का सिद्धांत स्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? तो कोर्ट ने कहा हम इस मामले में कोई आपको जवाब, ये कोई मामला इस अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इस पर हम बात नहीं करेंगे, अर्थात इस पर भी उन्होंने बात नहीं की। दूसरा एक सवाल था कि क्या अनुच्छेद 131 के तहत जो मामले हैं, इसके के तहत आने वाले मामले हैं और इसके अलावा जो मामले हैं, यानी यूनियन और स्टेट के बीच में जो विवाद निपटाने के लिए क्या कोई किसी और के अधिकार क्षेत्र को रोक सकता है क्या? या कोई ऐसा मामला है जो यूनियन और केंद्र के बीच का 131 के अलावा का कोई मामला है, तो उसमें क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई इंटरफेयर कर सकता है? तो कोर्ट ने कहा हम इस पर भी, ये अप्रासंगिक सवाल है, हम इस पर सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। मेरा कहने का मतलब 14 सवालों में से 11 सवाल के उन्होंने जवाब दिए और बाकी जवाब 3 सवाल को अप्रासंगिक मानते हुए या ये मानते हुए कि वो दायरे से बाहर मानते हुए 143 के, क्योंकि ये सीधी सी बात 143 का मामला था, तो उन्होंने मना कर दिया। अब एक बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, या ये है कि आपको जो बात ध्यान रखनी है,
वो बात एक तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी मामला जो है आर्टिकल, देखो बहुत स्पेशल बात, मैं स्टार बनाकर आपको लास्ट में ये बात कहना चाहता हूँ। आर्टिकल 200 के तहत क्या राज्यपाल किसी विधेयक को रोक सकता है? क्या राज्यपाल किसी विधेयक को रोक सकता है? नहीं, नहीं रोक सकता। एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि रोकना संवैधानिक तार्किकता के खिलाफ है। उन्होंने क्लियर कहा कि रोकेगा तो फिर मान लीजिए किसी मनी बिल को रोक दिया तो मामला ही खत्म हो गया, सरकार तो चल ही नहीं पाएगी, करेगा क्या? आर्टिकल 200 में के तहत राज्यपाल के पास केवल और केवल 3 विकल्प ही है। यह विकल्प राज्यपाल के पास है ही नहीं। और ध्यान रखें, उनका जो एसेंट पावर है, जो स्वीकृति का पावर है, या विद होल्ड का पावर है, या रिजर्व करने का पावर, जो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करने की बात है, विद होल्ड के बाद में खास बात यह है कि उसे वापस भेजना भी है। यदि रोकने के साथ में उसे पुनर्विचार के लिए भेजेगा, यह साथ में पढ़ा जाए। 30 से 7 चौथा विकल्प उसके पास है ही नहीं। किसी भी विधेयक को रोकना संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है और फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था हमारे संविधान का मूल ढांचा है, यह बात कही। कोई भी विधेयक राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकता। मेरा कहने का मतलब नहीं रोक सकता। डीम्ड एसेंट रिजेक्ट, दूसरी बात, डीम्ड एसेंट रिजेक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने मानी हुई स्वीकृति की जो सिद्धांत था उसे खत्म कर दिया, नहीं चल सकता, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राज्यपाल के संवैधानिक विशेषाधिकार सीमित है, ऐसा नहीं कि उस पर कोई लिमिट नहीं है। यदि कोई ऐसा काम करता है राज्यपाल जो अतार्किक है या बिना मतलब के विलंब है, तो सीधी सी बात है उसमें कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो उस पर वो परमादेश जारी राज्यपाल को करेगा, कहेगा भाई आप इसमें ऐसा करिए। एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको बता दूं, ये आदेश का मतलब ये नहीं है कि वो आर्टिकल 32 के तहत जो जारी करते हैं वो तो राज्यपाल को जारी नहीं होता। राज्यपाल, राष्ट्रपति, हाईकोर्ट के जो होते हैं और क्या कहते हैं चीफ जस्टिस और प्राइवेट व्यक्ति, इनको जारी नहीं होते। ये मैं कह रहा हूँ कि आदेश दे सकता है कि आप ऐसा नहीं करें। समझ में आ रही बात? यानी एक मैं आपको जनरली बता दूं, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राज्यपाल के पास जाता है आर्टिकल 200 के तहत और उस पर राज्यपाल निष्क्रियता दिखाता है, निष्क्रियता दिखाता है, निष्क्रियता का मतलब राज्यपाल कोई एक्शन नहीं लेता, निष्क्रियता दिखाता है, तो जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। हाँ, गुण दोष पर, उस विधेयक के गुण दोष पर, विधेयक के गुण दोष पर विचार नहीं करेगा। न्यायालय कानून के गुण दोष पर विचार कर सकता है, विधेयक के गुण दोष पर विचार नहीं कर सकता, क्योंकि विधेयक तो कानून बना ही नहीं। कानून बनने से पहले न्यायालय उस पर विचार करे तो यह तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसका उल्लंघन होगा। हाँ, यदि कोई कानून बन गया तो सीधी सी बात है कानून की वैधता पर यह बात कर सकता है। न्यायालय कानून की वैधता पर विचार कर सकता है, न्यायालय विधेयक की वैधता पर विचार नहीं कर सकता। लाइन लिख देना, विधेयक की विचार, यहां बात विधेयक की है, विधेयक की वैधता पर बात नहीं करेगा, गुण अवगुण पर बात नहीं करेगा। हाँ, राज्यपाल निष्क्रियता दिखाता है तो उस पर वो निर्देश देगा कि देखिए ये क्या है, ये तो गलत है, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक जो है, तार्किकता है संवैधानिक, उससे हट रहे हैं, ये तो फेडरलिज्म का उल्लंघन है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, और बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत स्पेशल एक निर्णय जो दिया गया 5 जजों की बेंच द्वारा, मैं मानता हूं कि इसमें 200 से रिलेटेड जो आर्टिकल की बातें थी वो क्लियर हो गई और बहुत स्पेशल व्याख्या आ गई। और ये मैं आपको बता दूं, आप परमानेंट समझिए, अब इसमें चेंज नहीं होगा। क्योंकि कई बार ये लगता था हमें भी, तो हम कहते थे भाई देखो विद्यार्थियों, यहाँ थोड़ा सा राज्यपाल मिस्टेक करता है, मगर अब राज्यपाल इतनी मिस्टेक नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, समझ में आई होगी बात। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक महत्वपूर्ण निर्णय आर्टिकल 200 और 201 से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श से रिलेटेड, और उसमें पूछे गए 14 सवाल। 14 सवाल याद नहीं करने हैं आपको, मैं तो जनरली इसलिए कहता हूं कि हम हर बात पर डिस्कस कर लें। इसलिए मैं क्या है, मैं लिखता हूं तब मेरे पास रखता हूं कि भाई कोई चीज़ ऐसी नहीं हो कि कुछ छूट जाए, तो मैं जनरली उस पर एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।
थैंक यू। खुश रहो, एंजॉय करो, और बात समझ में आती है तो ज़रूर कमेंट करिए कि बात हमारे समझ में आती है। ठीक है, ये ज़रूर करना चाहिए आपको, और अच्छा लगता है तो और भी ज़रूर स्टूडेंट को जो अच्छा लगे, क्योंकि जितना, देखिए मैं आपको बता दूं, जितना बांटा जाएगा उतना बढ़ेगा। ये अलग ही फितरत है इस नॉलेज की। जितना बांटोगे बढ़ेगा, जितना रखोगे घटेगा। ये क्लियर बात। सरस्वती के भंडार की न बड़ी अतुलित बात, जो खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जात। तो ये बात है, जितना बढ़ाओगे उतना ठीक है, अच्छा लगेगा बच्चों को। और मेरी बातें ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के निर्णय को आपको ध्यान में रखोगे, और साथ में ध्यान रखोगे कि आज तक कितनी बार ये परामर्श लिया गया। ठीक बात है। ऐसे आपको बता दूं, एक ही बार कोर्ट ने परामर्श देने से मना किया। आज तक 16 बार में केवल एक बार कोर्ट ने परामर्श देने से मना कर दिया, हम परामर्श नहीं देंगे तुम्हें। और वो मामला था अयोध्या का मामला। कोर्ट, हमारे राष्ट्रपति साहब ने ये पूछा कोर्ट से कि ये बताओ कि यह राम मंदिर था या मस्जिद थी, इस पर पूछा। जो अयोध्या, आपको पता, विवादास्पद जो ढांचा था उससे रिलेटेड पूछा गया था। कोर्ट ने कहा कर्म फूटे तुम्हारे, हमें नहीं पता क्या था और क्या नहीं था, तुम डिसाइड करिए, हमें क्या पता यहाँ क्या था और क्या नहीं था, है ना। तो उसने उस समय कोर्ट ने जरूर मना किया, बाकी कभी मना नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।